नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई क्लास 10 का हिंदी ग्रामर के सिलेबस में एक चैप्टर है वाक्य भेद। जो रचना के आधार पर वाक्य भेद ये है सिलेबस में। तो आज हम लोग समझेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखते हैं और उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या है ना? शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वाक्य शब्दों के मेल से बनता है ना? लेकिन शब्दों का वह मेल जो सार्थक हो, सार्थक यानी कि अर्थ देने वाला हो। ठीक है, अगर अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो शब्दों का ऐसा मेल होना चाहिए जो सार्थक हो, यानी कि जो अर्थ दे, जो किसी न किसी भाव को, किसी न किसी अर्थ को प्रकट करे, उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद में, वाक्य के जब आप भेद पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे भेद आते हैं, लेकिन क्लास 10 में सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें रचना के आधार पर ही वाक्य भेद पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसी को लिया है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, 3 भेद होते हैं वाक्य के। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम लोग एक एक करके इन वाक्य भेदों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले साधारण या सरल वाक्य। अब ये साधारण और सरल वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, या इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, है ना? तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, और सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो याद रखने लायक है कि साधारण या सरल वाक्य कैसा होता है। जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, राम गेंद से खेलता है। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय की बात हम करें तो एक उद्देश्य यानी कि जो यहाँ पे करता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो उद्देश्य हो जाता है। जैसे कि राम गेंद से खेलता है, तो राम जो है ये उद्देश्य है, और इसके बाद जितने भी आ जाते हैं वो विधेय के अंतर्गत आते हैं। आप सभी पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो साधारण या सरल वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ही क्रिया होती है। अब देखिए, दूसरा जो उदाहरण है, रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। यहाँ पे रावण ये उद्देश्य हो गया, है ना, और तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था, ये हो गया क्रिया। तो जैसे कि साधारण वाक्य में हमने देखा कि क्रिया भी इसमें एक ही होती है और जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, वह प्रतिदिन, तीसरा उदाहरण है, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। ठीक है, तो वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। तो यहाँ पे ये भी हो गए आपका सरल वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे, है ना? तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ठीक है, जो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त मतलब जुड़ा होना। तो इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य यानी कि सरल वाक्य हम कह सकते हैं। साधारण वाक्य होते हैं जो योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये योजक चिन्ह क्या होते हैं? देखिए, ये योजक चिन्ह समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, है ना, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य जो होता है ये सारे इन योजक चिन्हों से ही जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे अगर हम योजक चिन्ह हटा दें तो ये दोनों संयुक्त वाक्य स्वतंत्र सरल वाक्य के रूप में हो जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे उदाहरण नंबर 1 है, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ये क्या कर रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे मुझे बुखार था, ये एक स्वतंत्र वाक्य हुआ, दूसरा मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हुआ, है ना। तो ये इसलिए क्या करता है, इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य जो योजक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो सरल वाक्य है और ये जो और योजक है इसके द्वारा दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त वाक्य मतलब दो स्वतंत्र वाक्य जब समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे परंतु है, ये दो संयुक्त वाक्य, दो सरल वाक्य को आपस में जोड़े हैं। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। ठीक है, यहाँ पे तथा, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। किंतु, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से कलर में जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे इसलिए, और, परंतु, तथा, किंतु, है ना। ये वाक्य के अनुसार यहाँ पे इन योजकों का यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, जो दो सरल वाक्यों को एक साथ जोड़कर दिखाए गए हैं और ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है, ऊपर लिखे टेढ़े छपे शब्द अव्यय शब्दों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला, ये जो नीले रंग के कलम से जो लिखा हुआ है शब्द इसलिए, और, परंतु, है ना, इसी के बारे में यहाँ पे बातें कही जा रही है कि ये जो शब्द है ये अव्यय जो है वो शब्दों से जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो हर एक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। ये मैंने आपको समझाते समय ही बताया कि अगर समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि योजक जो शब्द है उसको अगर हम हटा दें तो दो स्वतंत्र वाक्य यानी कि दो सरल वाक्य बनते हैं। ठीक है, योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दिया गया है कि संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी हो जाता है। ठीक है, तो जब हम संयुक्त वाक्य करते हैं तो इसमें कभी कभी अव्यय वाले जो शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है, यानी कि वो अदृश्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए, क्या सोचा था क्या हो गया, ये भी संयुक्त वाक्य है, इसको हम सरल वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे योजक का लोप हो गया है, योजक नहीं है लेकिन फिर भी ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही आता है। जैसे क्या सोचा था, ये एक स्वतंत्र वाक्य, क्या हो गया, यहाँ कॉमा दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है संयुक्त वाक्यों में कि अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, अब ये उपवाक्य क्या है ये हम बात करते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य पर उस पर आश्रित होते हैं। यानी कि जो मिश्र वाक्य है इसमें दो वाक्य तो होते हैं किंतु यहाँ पे एक प्रधान हो जाता है और एक उसके ऊपर आश्रित होता है, वो अप्रधान होता है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो जो आश्रित निर्भर रहने वाला वाक्य यानी कि जो आश्रित उपवाक्य होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाए। जो निर्भर रहता है वाक्य उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों से जुड़ा होता है। अब ये व्यधिकरण योजक क्या क्या है? जैसे देखिए, जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि, जिसे, उसे, ऐसा, जो, ये सब जब हम लोग मिश्र वाक्य जब बनाते हैं तो उसमें इन सारे योजकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो देखिए,
उदाहरण में नंबर 1 जो है, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। यहाँ पे जब और तब ये दोनों शब्दों को यहाँ पे थोड़े मोटे अक्षर में करके दिखाया गया है कि ये जब तब ये क्या है, ये आपका यही योजक चिन्ह है। ठीक है, जो क्या करते हैं, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पे संयुक्त वाक्य से अलग आता है यहाँ पे मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्यों में हमने पढ़ा था कि दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चयबोधक अव्यय के साथ हम जोड़ते हैं, है ना। और जब उस अव्यय को अलग, योजक शब्दों को अगर हम अलग कर दें, हटा दें, तो दो स्वतंत्र वाक्य मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये मिश्र वाक्य जो होता है इसमें भी दो वाक्य होते हैं। ठीक है, पूरे वाक्य नहीं कहेंगे, हम उपवाक्य कहेंगे, क्योंकि एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। और जब तक हम दोनों वाक्य ना बोल दें तब तक अर्थ क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, यहाँ पे जब और तब। ठीक, उसी तरह से जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। ठीक है, तो जो छात्र परिश्रम करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो वे, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया, यहाँ पे जैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वाक्य लिखे गए हैं आप पढ़ के देखिए। अगर हम एक वाक्य बोलकर चुप हो जाते हैं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमें दोनों ही वाक्य बोलने पड़ेंगे, क्योंकि एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर हम बोले सिर्फ जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो प्रश्न आएगा कि उसके बाद क्या हुआ, है ना। तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो जब तक हम पूरा वाक्य नहीं बोलते हैं तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसी तरह से आगे है, यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यहाँ पे यद्यपि, तथापि, है ना। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे जो क्योंकि शब्द है ये आया है, ये भी क्या कर रहा है, मिश्र वाक्य बना रहा है। जैसे कि वह विद्यालय नहीं आया, अगर हम सिर्फ इतना ही बोल दे तो वह विद्यालय नहीं आया, क्यों, क्या कारण था, है ना। तो यहाँ पे जब तक हम पूरा वाक्य नहीं बोलते हैं तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद और उसकी परिभाषा, उसकी पहचान अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।